अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्या कहते हैं जो इम्यूनोलॉजी है उसका चैप्टर शुरू करने लगे। अच्छा, इस चैप्टर का मैं ये बता दूं, जो इम्यूनोलॉजी का जो चैप्टर है इसके जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं ना, वो हम बेसिकली लेविंसन से करेंगे क्योंकि वो उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। कि अभी आप देखेंगे मेरी जो शुरू की जो 5 वीडियोज़ आएंगी वो लेविंसन से आएंगी, इवन दो दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ जनरल पैथो, लेकिन इसकी जो शुरू की 5 वीडियो हैं वो मैं कराऊँगा लेविंसन से, क्योंकि कंपेयर टू रॉबिन्स लेविंसन में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। एंड आई वुड होप कि आप लोग भी वहीं से ही पढ़ें इफ़ पॉसिबल, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा लिखा है। वेयर एज जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ऑनवर्ड्स जो है वो रॉबिन्स में कंपेरेटिवली कंपेयर टू लेविंसन वो उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ जनरल पैथो। तो अभी हम ये वाली वीडियो क्या कहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस एक ओवरव्यू दिया जा रहा है इम्यूनिटी का, जो कि थोड़ा बहुत हम सबको आइडिया होगा कि एक ओवरव्यू क्या होता है इम्यूनिटी का। बेसिकली इसमें मैं ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। वी ऑल नो कि इट इज़ टू प्रिवेंट और लिमिट इन्फेक्शंस ड्यू टू वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स। और इसमें याद रखने के जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं ना, वो होती है आपकी स्किन, जो इंटैक्ट स्किन है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो वो बैरियर प्रोड्यूस कर होते हैं। दीज आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या आता है इम्यून सिस्टम में? आपके जो सेल्स होते हैं जिसमें आपके मैक्रोफेजेस आ गए या नेचुरल किलर सेल्स आ गए या टू सम एक्सटेंट न्यूट्रोफिल्स आ गए, जो कि बेसिकली फेगोसाइटोसिस कराते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हुए उसको जो किलिंग करते हैं उसकी, दोज आर योर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और फिर जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपका होता है एडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो कि हम क्या कहते हैं आगे और अगली वीडियोस में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वी नो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स, इनेट इम्यून सिस्टम्स एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स। और जो कंपोनेंट ऑफ इम्यून जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसको हम इनेट क्यों कहते हैं? उसको बेसिकली इनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो होता है वो फ्रॉम बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और जो एक्वायर्ड होते हैं वो यूजली आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, वो वाला जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। इसमें याद रखना है कि जो बेसिकली यहाँ से लेके इन्होंने टाइप ऑफ यहाँ तक जो लिखा हुआ है उसको हम इस टेबल से याद कर सकते हैं। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट ऐसे क्यों आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव। पहली बात, इनेट नॉन स्पेसिफिक होता है, एडेप्टिव हाईली स्पेसिफिक होता है। इनेट नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है? यूँ होता है क्योंकि जो इनेट सिस्टम है बेसिकली ये करता क्या है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं। दीज आर नोन एज योर पैम्प्स, PAMPS, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स। तो वो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके थ्रू वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट बी फंगस, वेदर इट बी वायरस, वेदर इट बी बैक्टीरिया, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है, जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है। इसलिए इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज़ हाईली स्पेसिफिक बिकॉज इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ आपके T सेल्स और B सेल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, and they only detect antigen, and when they detect antigen then they get activated। पेप्टाइड एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करके एक्टिवेट होंगे, इसलिए अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज़ योर स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। फिर टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्शन जो इनेट है उसका रैपिड होता है, विद इन मिनट्स होता है, वेरस अडेप्टिव का स्लो होता है, इट रिक्वायर्स सेवरल डेज टू बिकम इफेक्टिव। मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनेट में मेमोरी नहीं होती, एडेप्टिव में हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी और पढ़ेंगे। एडेप्टिव में मेमोरी होती है कि बेसिकली इसमें मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हेल्पर जो आपके T सेल्स और B सेल्स है वो अपने मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से अगर दोबारा एक्सपोजर हो उसी स्पेसिफिक एंटीजन का तो दे बेसिकली रिएक्ट मच क्विकली कंपेयर टू इनेट, क्योंकि उनके पास मेमोरी होती है, इनेट में मेमोरी नहीं होती। दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी है? इनेट में नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वेयरस एडेप्टिव में हेल्पर T सेल्स और साइटोटॉक्सिक T सेल्स आ जाते हैं। एंड एग्जांपल ऑफ ह्यूमोरल प्रोटीन्स में इनेट में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आ जाती हैं, वेयरस एडेप्टिव में हमारे पास एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय B सेल्स। अब इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम अभी बताया, इनेट बाय बर्थ होता है और वो बेसिकली उसमें जो आपका डिफेंस सिस्टम है इट इज़ प्रायर टू एक्सपोजर टू एनी माइक्रोब्स वो प्रेजेंट होता है। वेरस एडेप्टिव में क्या होता है कि एडेप्टिव कब एक्टिवेट होते हैं? ओनली आफ्टर एक्सपोजर एंड इट इज़ स्पेसिफिक। वेयर एज जो इनेट है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट इंक्लूड्स बैरियर से भी बात कर ली, लाइक स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सर्टन सेल्स लाइक मैक्रोफेज, नेचुरल सेल्स और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और एक और फंक्शन जो इनेट इम्यूनिटी का वो ये है कि इट हील्स डैमेज टिश्यू एंड क्लियर अवे डेड सेल्स इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द बॉडी। नीचे इम्यून जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसके जो कुछ फैक्टर्स हैं विच लिमिट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द बॉडी एंड विच लिमिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द बॉडी, उसके उन्होंने फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो अगर ये फंक्शन भी हम याद करें तो एक तरफ से अच्छी बात है, नहीं भी याद करें तो इस टेबल को रीड दे दीजिएगा, ये टेबल भी बहुत मतलब एक तरफ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें याद रखना है कि जो इनेट इम्यूनिटी वो भी मैंने बताया उसमें कोई मेमोरी होती नहीं है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में होती है।
अब जो इनेट इम्यूनिटी है उसका जो होस्ट डिफेंस सिस्टम है उसके बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक तो किलिंग ऑफ इन्वेडर्स बाय फेगोसाइटोसिस एंड एक्टिवेटिंग एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें दो इंपॉर्टेंट सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स विच किल माइक्रोब्स एंड दे कम्युनिकेट विद टी सेल्स। इसकी हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। डेंड्रिटिक सेल्स की इंपॉर्टेंस याद रखनी है, दीज बोथ आर योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कि दे मस्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द मोलिकुलर पैटर्न्स कॉमन अमंग द माइक्रोबियल फैमिलीज थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। हाँ, वो जो पैम्प्स होते हैं ना जो इनेट इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, वो डिटेक्ट करते हैं थ्रू PRRs विच आर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन सी तरह के होते हैं वो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। और जब वो उस माइक्रोब को डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो उसकी किलिंग कराते हैं आइदर थ्रू मैक्रोफेजेस और थ्रू न्यूट्रोफिल्स। और जो ये सारे सेल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, दे आर रिलीजिंग साइटोकाइंस, कीमोकाइंस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स, ताकि वो जो डिफरेंट टी सेल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकें और जो डिफरेंट अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको बेसिकली अट्रैक्ट कर सकें एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। Phagocytic cells also break down digestive microbes, display pieces of microbial proteins। ये सेंटेंस, ये जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है कि दे डिस्प्ले पीसेज ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अलर्ट सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिकली टी सेल्स, and these peptide fragments, remember peptide fragments are called antigens, and through these peptide fragments do only T cells get activated। ये चीज़ याद रखनी है कि टी सेल्स सिर्फ पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स विच आर नोन एज एंटीजेंस उन्हीं से ही एक्टिवेट होते हैं, स्पेशली योर हेल्पर टी सेल्स। एंड द प्रोसेसिंग ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स इनटू द पेप्टाइड्स फॉर टी सेल एक्टिवेशन इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन, जो कि कौन कराते हैं, मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल्स, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा और फर्दर वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम बेसिकली पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस। एक और सेल्स जो आपके होते हैं इनलेट में वो नेचुरल किलर सेल्स है। नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन रखना है कि दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और मेलिग्नेंट होस्ट सेल्स। एडेप्टिव इम्यूनिटी अभी मैंने कहा आफ्टर एक्सपोजर होती है, स्पेसिफिक होती है, इम्प्रूव्स अपॉन रिपीटेड एक्सपोजर, मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। आई होप वी ऑल नो कि मैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, टी फ्रॉम thymus and B from bone marrow as the name indicates, T or B they both recognize antigens। कुछ common features इनमें क्या है कि they both exhibit remarkable diversity, they both have long memory and they both exhibit exquisite specificity। अब इसमें जो इस पूरे चैप्टर में एक फिगर है ना जो मैं कहूँगा कि याद कर लें, वो है ये वाली फिगर। बेस समझो कि अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप सिर्फ ये फिगर भी याद कर लेना तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर ओनली, क्योंकि इसमें उन्होंने जो डिफरेंट टी सेल्स हैं उनका एक तरफ से ओवरव्यू दिया हुआ है कि उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। अब बेसिकली आपके जो टी सेल्स होते हैं बिफोर बीइंग एक्टिवेटेड दे आर नोन एज नाइव, दे आर नाइव बी सेल्स और नाइव टी सेल्स। अच्छा, टी सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स। अब हेल्पर टी सेल्स आगे जाके फर्दर क्लासीफाई होते हैं फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं, वो बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स की हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में और डिफरेंट उनके अदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वेरएस अफेक्टर स्लैश हेल्पर टी सेल्स का क्या काम होता है कि एक तो दे एक्टिवेट मैक्रोफेजेस टू इनगल्फ एंड किल माइक्रोब्स, दे ऑल्सो एक्टिवेट द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और क्या कहते हैं, यस इनके यही दो काम होते हैं। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल का फंक्शन रखना है कि दे किल इन्फेक्टेड सेल्स। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटेड MCQ भी आ सकता है कि ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर, अगेन रिमेंबर, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, जो कोई भी पायोजेनिक वेदर इनकैप्सुलेटेड पायोजेनिक लेट्स सपोज बैक्टीरिया और के स्टेफलोकॉकस आ गया या स्ट्रेप्टोकॉकस आ गया, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके खिलाफ कौन सी सेल्स आएंगे, उसके खिलाफ आपके आएगी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, उसके खिलाफ आपके आएंगे बी सेल्स आके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऐसा हो कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ड्यू टू सम इफेक्ट वो किसी सेल के अंदर इन्फेक्ट हो जाए, किसी सेल के अंदर प्रेजेंट हो जाए, इंट्रा सेलुलर बन जाए, तो ये याद रखनी है कि इंट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ कौन से सेल्स एक्ट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इस फिगर में से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस पैराग्राफ में से भी याद रखनी है कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनका फंक्शन होता है कि दे किल इन्फेक्टेड सेल्स, दो सेल्स विच आर इन्फेक्टेड विद इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। वेयर एज जो आपके बी सेल्स होते हैं और जो हेल्पर सेल्स होते हैं, हेल्पर सेल्स के और भी फंक्शन होते हैं। बी सेल्स का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दोस, या जो हेल्पर टी सेल्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज़ काम करेंगी, वेरस इंट्रा सेलुलर के खिलाफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स काम करेंगे। अब जो टी सेल्स होते हैं इनके ऊपर कुछ इनकी सरफेस पे कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं वेदर CD4
और CD8। ये जो CD है, इस CD की फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन। वो टी सेल्स जिनके पास क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन 8 होगा, CD8 होगा, दोज विल बी नोन एज साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, वेयर एज दो CD टी सेल्स जिनके पास CD4 होगा, दे विल बी नोन एज हेल्पर टी सेल्स। जो MHC कॉम्प्लेक्स है उसके हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। MHC कॉम्प्लेक्स भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है जो कि टी सेल्स में प्रेजेंट होती है, विच हेल्प्स इन फर्दर फंक्शंस, वो हम फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसका आगे उन्होंने ये फंक्शंस बताए हैं जो मैंने बता दी कि हेल्पर टी सेल्स इंस्ट्रक्ट बी सेल्स टू मेक एंटीबॉडी, इनहेंस एक्टिविटी ऑफ इननेट सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस। बी सेल्स पर हमें पता है कि दे कैन प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड सेक्रेट लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। एंड एंटीबॉडीज का हमें फंक्शन पता है कि दे कॉज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स, दे कॉज ऑप्सनाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स। और हमें पता है बी सेल्स आगे मेमोरी सेल्स भी और टी सेल्स भी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट इस एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसमें ज़्यादा डिटेल की मेरी जाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो एक अगेन ओवरव्यू देते तो हमें पता है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली इट्स अ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद फॉरेन एंटीजन। नाउ दिस फॉरेन एंटीजन कैन कम थ्रू एन इन्फेक्शन और थ्रू इम्यूनाइजेशन विद माइक्रोबियल टॉक्सिन और एंटीजन। और इसमें जो एक्टिव वो होती है इम्यूनिटी, इसमें हमें पता है कि इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी हुड प्रोड्यूस करती है। इसका एडवांटेज क्या होती है कि इट प्रोवाइड्स लॉन्ग ड्यूरेशन। वो फिर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमें पता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रेजेंट होती है कि दोबारा हम वही एंटीजन एक्सपोज करेंगे अपने इम्यून सिस्टम में तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो रिलेटिवली क्विकली बन जाएंगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी का कि इट इज़ स्लो इन ऑनसेट। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, जो सबसे पहले जब आप किसी एंटीजन को बॉडी में लाएंगे तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा सबसे पहला एंटीबॉडीज़ का बनने का, इट विल बी रिलेटिवली स्लो। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी ये होती है कि जब जो पर्सन होता है उसको हम एक प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो हैं, जो प्री फॉर्म्ड इम्यून कॉम्पोनेंट्स हैं, वो डायरेक्टली किसी भी पर्सन को देते हैं। एंड दोज प्री फॉर्म्ड इम्यून कॉम्पोनेंट्स कैन कम फ्रॉम आइदर अनदर पर्सन और अनदर एनिमल। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उसके लिए टेबल याद रखना है। उसमें बेसिकली ऑपोजिट हो जाएगा कि एडवांटेज ये कि इमीडिएट अवेलेबिलिटी मिल जाती है हमें पैसिव इम्यूनिटी में, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि उसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है उसकी, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी सेल्स नहीं बने होते। ये चीज़ याद रखनी है कि सिंस पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी सेल्स नहीं बने होते, उसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो जो हमारी हम पैदा होती जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी होती हैं वो मदर से थ्रू प्लासेंटा फीटस में गई होती हैं। वेयर एज जब बच्चे को ब्रेस्ट फेड कराए जाते हैं तो जो मदर की IgA होती है वो IgA फिर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क, थ्रू कोलोस्ट्रम की फॉर्म में वो चली जाती है फीटस के पास। तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी की फॉर्म है। ये फिर क्या कहते हैं, इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है और इसमें कोई वो मेमोरी नहीं प्रोड्यूस हुई होती। और इसकी एक और इन्होंने एक और डिसएडवांटेज क्या होता है जो कि उन्होंने यहाँ पैराग्राफ में बताया हुआ है पैसिव इम्यूनिटी का, कि एक तो डिसएडवांटेज है इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन है। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। वो कैसे कि कभी कभार लेट सपोज किसी स्नेक किसी वेनमस स्नेक ने बाइट कर दिया और हमने उसको हमें उस बंदे को एंटी वेनम देना हो। अब वो जो एंटी वेनम होते हैं वो यूजुअली हॉर्स से या शीप की एंटीबॉडीज से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब आप वो किसी पर्सन को देंगे तो देयर इज़ अ चांस कि उसमें कोई हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाए, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। एंड देन देयर इज अ टर्म नोन एज पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी इन विच द पेशेंट गेट्स बोथ preformed antibodies to provide immediate protection and a vaccine that provides long term protection। ये यूजली तब देखी जाती है जब कोई बंदा किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कोई डिसीज़ एंडेमिक हो। दैट वॉज इट ऑल रिलेटेड टू द चैप्टर। आगे जो चीज़ इन्होंने लिखी हुई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्यूनोजन की बस एक डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं कि इम्यूनोजन इज़ एनी मॉलिक्यूल दैट इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। हेप्टेंस क्या होते हैं? हेप्टेंस बेसिकली दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स which are not immunogenic by itself but they can react with specific antibodies and they are small molecules like nucleic acids, like lipids, drugs। हेप्टेंस, लेकिन जो हेप्टेंस हैं दे आर नॉट पेप्टाइड्स। अब सिंस दे आर नॉट पेप्टाइड्स दे कैन नॉट एक्टिवेट हेल्पर टी सेल्स, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ओनली हेल्पर टी सेल्स गेट एक्टिवेटेड बाय द एंटीजन्स व्हिच मस्ट बी पेप्टाइड इन नेचर। एडजुवेंट्स क्या होते हैं? एडजुवेंट्स बेसिकली इन्हेंस द इम्यून रिस्पॉन्स टू एन इम्यूनोजन बट दे डू सो विदाउट बाइंडिंग टू एंटीबॉडी और टू द इम्यूनोजन। How do they do this? By slow release of immunogen which prolong the stimulus, by enhancing the uptake of immunogen by antigen presenting cells and by speeding up the migration of antigen presenting cells into the lymphoid tissues and also by inducing co-stimulatory molecules। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। co-stimulatory function जो है मॉलिक्यूल जो है बेसिकली एक सिग्नल 2 होता है टी सेल्स की एक्टिवेशन में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे इन्होंने ये बस एज और इम्यून रिस्पॉन्स का बताया हुआ। इसका इस पूरी पैराग्राफ का लंबी सी पेज का मैं एक समरी दे देता हूँ। उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं एंड जो बूढ़े होते हैं दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस।
अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अपनी वो होती हैं उसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स है उनका रिलेटिवली वीक होता है। बच्चों में क्या होता है कि जो अभी न्यू बॉर्न्स होते हैं, न्यू बॉर्न्स में ये कि उनमें सिर्फ IgGs और IgA होती हैं, जो कि मदर से आई होती हैं। वेरस बस इसमें हाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन इट बिगिनस विद इन आफ्टर 6 months ऑफ देयर बर्थ। और इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो वो होते हैं जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर रिलेटिवली मोर देन एडल्ट्स, बट दे आर इंडिविजुअली लेस अफेक्टिव। और ओल्ड पीपल के लिहाज से क्या चीज़ आती है, ओल्ड पीपल में भी जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो चुका होता है। हमें पता है कि जो बूढ़े हैं उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंजा के या डिफरेंट डिजीज़ के लाइक रीएक्टिवेशन ऑफ TB हो सकती है या रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो बूढ़े होते हैं उनमें ये होता है, उनमें इम्यून इसलिए सिस्टम इसलिए वीक हो जाता है क्योंकि जो आपका थाइमस है, थाइमस का काम था T सेल्स प्रोड्यूस करना। अब ड्यूरिंग प्यूबर्टी मतलब ड्यूरिंग दिस एज, जिस सभी हम एज में हैं, इस एज तक हमारी जो थाइमस है उसने एक तरफ से एट्रोफी करना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह से होता क्या है कि ओल्डर पीपल में सिर्फ मेमोरी T सेल्स होते हैं, कोई न्यू T सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे होते, जिसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग इन्फेक्शंस। दूसरा ये कि जो बोन मैरो सेल्स हैं जो कि B सेल्स जिनका काम होता है B सेल्स को प्रोड्यूस करना फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दे हैव ऑल्सो बिकम सो एग्जॉस्टेड इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से जो ओल्ड पीपल हैं उनका इम्यून सिस्टम एक तरफ से वीक हो जाता है। सो दैट वॉज इट, दैट वॉज ओनली द ओवरव्यू ऑफ द इम्यूनोलॉजी। इसके मैं अगेन यही बात पे कंसंट्रेट करूँगा कि अगर हो सके तो जो शुरू के 5 चैप्टर्स हैं वो आप लेविंसन से ही पढ़ लें क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली बेटर लिखे हुए दैन रॉबिन्स। तो आई होप ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।